नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र वर्मा। पिछली कक्षा में हमने मलिक मोहब्बत जायसी जी का मानसरोवर खंड का अध्ययन किया। आज की कक्षा में भी हम मानसरोवर खंड के पद संख्या 4 और 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पद्मावती अपनी सखियों के संग मानसरोवर में स्नान करने के लिए आई हुई है। तो देखिए क्या है। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुलकाई, शशिमुख अंग मलयगिरी बासा, नागिन झांपी लिए चहु पासा। देखिए क्या है। सरवर तीर पद्मनी आई। सरवर का शाब्दिक अर्थ है तालाब, तीर किनारे, पद्मिनी रानी पद्मावती, आई है कि पद्मावती अपनी सखियों के संग सरोवर के किनारे आई हुई है स्नान करने के लिए। खेपा छोरी केस मुलकाई, और नागमती ने स्नान किया तो सिर के बालों का जोड़ा खोलकर नागमती ने सरोवर में स्नान किया। खेपा का शाब्दिक अर्थ है जूड़ा, जूट। छोरी का मतलब है खोलकर। मुकलाई का मतलब फैलाना। कि पद्मावती ने अपने केशों को खोलकर, केशों का जूड़ा खोलकर केशों को फैलाया, और उसके जो केश हैं वो उसके मुख पर लटकने लगे। शशिमुख अंग मलयगिरी बासा, तब ऐसा लगा जैसे चंद्रमा से उसके मुख पर मलयगिरी का वास हो, यानी उसमें मलयगिरी पर रहने वाली सुगंध हो। नागिन झांपी लेह चहु पासा, और उसके सिर के लंबे, नागिन झांपी लीन चहु पासा, और उसके सिर के लंबे काले बाल ऐसे लगे जैसे नागों या सर्पों ने मल्यगिरी को घेर लिया हो। ओनई घटा परि जग छाहा, शशि के शरण लीने जनु राहा। देखिए क्या है। ओनई घटा परि जग छाहा, शशि के शरण लीने जनु राहा। और जैसे ही नागिन झांपी लीने चहु पासा, झापा का शाब्दिक अर्थ है ढकना। कि जैसे नागिन ने या सर्पों ने मल्यगिरी को घेर लिया हो। ओनई घटा परि जग छाहा, शशि के शरण लीने जनु राहा। और जनु का शाब्दिक अर्थ है मानो। राहा का मतलब है राहु। अथवा जब पद्मावती ने अपने केश खोले, जूड़ा खोला, तो उसके जो लंबे बाल हैं वे लंबे बाल नागों या सर्पों ने मल्यगिरी को घेर लिया हो, इस तरह से उसका चेहरा अब लगने लगा है। अथवा ओनई घटा परि जग छाहा, अथवा उमड़ी हुई घटा की काली काली या उमड़े हुई बादलों की काली घटाएं संसार पर छा गई हों। ओनई अथवा घटा परि जग छाहा, जैसे काले काले बादलों की घटाओं ने सारे जग को घेर लिया हो, या सारे जग पर, सारे संसार पर छा गई हो।
शशि के शरण लीने जनु राहा। और क्या लग रहा है, जैसे राहु शशि के शरण लीने जनु राहा, कि जैसे राहु ने चंद्रमा की शरण में या पास में आ गया हो। छपी के दिन ही भानु के दशा, लेई निशी नखत चांद परगसा। और देखिए, छपी के दिन ही भानु के दशा, छपी के यानी छिप गया है, दिन ही मतलब दिन, भानु मतलब सूर्य। और क्या लग रहा है कि मानो दिन में ही मानो सूर्य छिप गया, और तारों के छपी के दिन ही भानु के दशा, कि मानो सूर्य है वह दिन में ही छिप गया हो। लेई निशी नखत चांद पर घसा, और तारों के सहित चंद्रमा रात्रि में निकल आया हो। भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा में चंद देखावा। और उस स्थिति में देखिए, इस पद्यांश में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावती की सुंदरता का ही वर्णन किया है कि पद्मावती अपनी सखियों के संग मानसरोवर के किनारे स्नान करने आई है, और जैसे ही पद्मावती ने अपने केसों के जूड़े को खोला, तो उसमें से, जूड़े के खोलने से खुशबू, सुगंध चारों तरफ इस तरह फैल गई जैसे मलयगिरी का ही वास हो। उसके चंद्रमा जैसे मुख पर वो काले केश इस तरह छा गए, नागिन झांपी लीने चहुपासा, कि जैसे नागिन या सर्पों ने मलयगिरी को चारों ओर से घेर लिया हो। ओनई घटा परी जग छाहा, अथवा पूरे ओनई घटा परी जग छाहा, कि मानो पूरे संसार पर काली घटाएं हैं वो छा गई हैं। शशि के शरण लीने जनु राहा, और उनका जो चंद्रमा जैसा मुख है और जो केश हैं वो राहु की तरह लग रहे हैं। तो वो राहु जैसे चंद्रमा की शरण में आ गया हो। चंद्रमा, क्योंकि पद्मावती का मुख है वो चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है, और जो काले केश हैं वो राहु की तरह मुंह पे छा गए हैं। तो इससे ऐसा आभास हो रहा है जैसे राहु चंद्रमा की शरण में आ गया हो। छपी गे दिन ही भानु के दशा, और उसके जो काले बाल हैं उन काले बालों ने पद्मावती के चंद्रमा जैसे मुख को जब घेर लिया, तो क्या लग रहा है, छपी के दिन ही भानु के दशा, की चारों तरफ है वो अंधेरा हो गया है, और ऐसे लग रहा है जैसे दिन में ही सूर्य छिप गया हो। ले निसी नखत चांद पर गसा, और तारों के सहित चंद्रमा रात्रि में निकल आया हो। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, भूली चकोर दीठी मुख लावा, कि उस स्थिति में चकोर ने भी रात में चंद्रमा उदित हुआ जानकर पद्मावती के मुख पर दृष्टि जमा ली। क्योंकि चकोर पक्षी के बारे में ये कहा जाता है कि वो रात के समय बिछुड़ जाते हैं और दिन के समय वो मिलते हैं। तो यहाँ पद्मावती का मुख चंद्रमा के समान लग रहा है। तो जो चकोर पक्षी है वो भूलवश एक टक से पद्मावती के मुख को देखने लगते हैं। भूली चकोर दीठी मुख लावा, चकोर ने भी रात में चंद्रमा उदित हुआ जानकर पद्मावती के मुख पर दृष्टि जमा ली है। मेघ घटा में चंद देखावा, और उसकी सुंदर गौरवर्ण का मुख ऐसा लगा जैसे मेघ घटा में चंद्रमा दिखाई दे रहा हो। मेघ घटा में चंद देखा, जैसे मेघ घटा में या बादलों की काली घटाओं में चंद्रमा दिखाई दे रहा हो, ऐसे ही
पद्मावती का मुख काले बादलों के से काले केसों से घिरने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा ने, ये काली घटाओं के मध्य चंद्रमा दिखाई दे रहा हो। ऐसे ही पद्मावती का मुख उसके काले बालों के मध्य दिखाई दे रहा है। दसन दामिनी कोकिल भाखी, बोहे धनुक गगन लेई राखी। दसन दामिनी, और पद्मावती के दांतों की चमक मानो चमकती हुई बिजली हो। दसन मतलब दांत, दामिनी मतलब बिजली। तो पद्मावती के दांतों की चमक ऐसे लग रही है मानो चमकती हुई बिजली हो। कोकिल भाकी, और पद्मावती की वाणी ऐसी मीठी है जैसे कोयल की वाणी हो। भौहें धनुक गगन लेई राखी, और उसकी भौहें ऐसे लगती थी मानो आकाश में धनुष दिखाई दे रहा हो। भौहें धनुक गगन लेई राखी, उसकी भौहें ऐसी लग रही थी जैसे धनुक मतलब धनुष, गगन मतलब आकाश, कि मानो आकाश में धनुष दिखाई दे रहा हो। नैन खंजन दुई केली करे ही, और उसके मुख पर दोनों नैन ऐसे लगते थे मानो दो खंजन पक्षी केली क्रीड़ाएँ कर रहे हों। नैन खंजन दुई केली करे ही, उसके मुख पर दोनों नैन ऐसे लग रहे थे जैसे दो खंजन पक्षी केली क्रीड़ाएँ कर रहे हों। कुछ नारंग मधु रस कुछ नारंग मधुकर रस लेही, और पद्मावती के स्तन रूपी नारंगियों पर रस के लोभी भोरे मंडरा रहे हों। कुछ नारंग मधुकर रस लेही, उसके स्तन रूपी नारंगियों पर रस के लोभी भोरे मंडरा रहे हों। सरवर रूप विमोहा हिये हिलो रही लेई, पाम छुए मकु पावे एही मिस लहरई देई। और सरोवर के हृदय में पद्मावती के रूप में मोह से हिलोरें उठने लगी। सरवर रूप विमोहा, कि सरवर भी पद्मावती के रूप से मोहित होकर हिये हिलोर ही लेही, इसी कारण से वह जो सरोवर है, तालाब है, उसमें जो लहरें हैं वो उठने लगी हैं। पाव छुए मकु पावे एही मिस लहरई लेई, और मानो सरोवर पद्मावती के पैर छूने के लिए ही सरोवर में लहरें उठ रही हों। पाव छुए मकु पावे एही मिस लहरई देई, कि मानो उस सरोवर में उठने वाली लहरें भी इसलिए उठ रही हैं ताकि वो किसी न किसी प्रकार से पद्मावती के चरणों को, पद्मावती के पैरों को स्पर्श कर सके। अगला पद देखिए। धरी तीर सब कंचु की सारी, सरवर में बैठी सब बारी, पाई नीर जानो सब बेली, हुलसई करई काम के केली। पद्मावती अपनी सखियों के संग मानसरोवर में स्नान कर रही हैं, और मानसरोवर में स्नान करते हुए देखिए, धरी तीर सब कंचु की सारी, कि पद्मावती और उसकी सखियों ने धरी मतलब उतार दिया है, रख दिया है, तीर मतलब किनारे, सब मतलब सब, कंचुकी मतलब चोली, की सखियों ने जल में स्नान करने के लिए अपनी चोली और अपनी साड़ी है, साड़ी का मतलब यहाँ साड़ी से है, कंचुली का मतलब यहाँ चोली से है, कि सखियों ने अपनी चोली और साड़ी है वो उतार के तीर धरी किनारे पे रख दिया है। सरवर में बैठी सब बारी, और वे सब बालाएं जल में प्रविष्ट हो गई। जल में तैरते हुए वे सब बेलो लताओं सी लगती थी। पाई नीर जानो सब बेली, और जैसे ही उन्होंने जल में पैर रखे
तो वह सब सखियां ऐसे लग रही थी जैसे बेल और लताएं हों। पाई नीर जानो सब बेली। सब सखियां उस नीर में, उस पानी में, उस जल में ऐसे लग रही थी जाने सब बेली, जैसे बेल और लताएं हों। हुल सही करई काम के केली। और वे स्वेच्छानुसार जल क्रीड़ा करती हुई प्रसन्न हो रही थी। करील केस विष हर विष भरे, लहरे लेही कवल मुख धरे। करील केश विष हर विष भरे, लहरे लेही कमल मुख धरे। और उनके जो काले केश हैं, उनके काले केश विष से भरे हुए सांपों के समान प्रतीत हो रहे थे। करील केश विष हर विष भरे, कि उनके काले केश सांपों के समान प्रतीत, विष से भरे हुए सांपों के समान प्रतीत हो रहे थे। लहरे लेई कवल मुख धरे, और वे ऐसे लगते थे मानो सांप कमल पर मुख रखकर लहरा रहे हों। लहरे लेही कमल मुख धरे, कि मानो सांप कमल मुख पर, या सांप कमल पर मुख रखकर लहरा रहे हों। नवल बसंत सवारी करी, होई प्रगट जानहु रस भरी। और वे सभी सखियां सुंदर थी। ऐसा लगता था मानो नवल बसंत सवारी करी, कि मानो बसंत ने उन्हें संवारा हो। होई प्रगट जानहु रस भरी, और इस कारण ही उनमें प्रेम रस प्रतीत हो रहा था। उठी कोप जस दारिव दाखां, बही उन्नत प्रेम के शाखां। और ऐसा लगता था जैसे प्रेम की झुकी हुई डाली हो, और अनार तथा द्राक्ष लगी हुई हो। भई उन्नत प्रेम के शाखा, ऐसे लगता जैसे वो प्रेम की झुकी हुई डाली हो, शाखाएं हो। और जैसे दारिवी दाखा, और जैसे अनार और द्राक्षा लगी हुई हो। सरिवर नहीं समाई संसारा, चांद नाही पेठ लेही तारा। और सरोवर उन बालाओं को पाकर, सरोवर नहीं समाई संसारा, कि जो उस मानसरोवर में जो बालाएं स्नान कर रही थी, उन बालाओं को स्नान करते हुए पाकर वह सरोवर भी अत्यंत खुश था। वे बालाएं ऐसी लगती थी चांद नाही पेठ लेई तारा, जैसे ताराओं को साथ लेकर चंद्रमा ही उस सरोवर के जल में स्नान कर रहा हो। देखिए, सरिवर नहीं समाई संसारा, कि वह सरोवर भी अत्यंत खुश था, कि वह सरोवर भी अपने आप को धन्य समझ रहा था कि उसमें वे बालाएं और पद्मावती हैं, वो स्नान करने आई हैं। ऐसे लग रहा था चांद नाही पेट तेई लेई तारा, कि जैसे ताराओं के साथ चंद्रमा ही उस सरोवर में स्नान करने आया हो। यहाँ चंद्रमा से मतलब पद्मावती से है, और तारों से मतलब पद्मावती की सखियों से है। धनी सो नीर ससी तरई उई, अब कित दीठ कमल ओ कुई। और क्या है, वे बालाएं ऐसी लगती थी जैसे चांद के साथ है वो तारे आए हों स्नान करने के लिए। धनी सो नीर ससी तरई उई, अब कित दीठ कमल ओ कुई। इसी कारण सरोवर खुश था। कवि कहते हैं धनी सो नीर ससी तरई उई, कि वह जल धन्य है जिसमें चंद्रमा और तारे विद्यमान हो। उनके रहते जल में कमल और कमलिनी कहाँ दिखाई देती। देखिए, जल है, जल में कमल और कमलिनी खिलते हैं, लेकिन जब उस जल में चंद्रमा और तारे आ गए हैं, यानी पद्मावती और पद्मावती की सखियां उस जल में स्नान कर रही हैं, तो उस जल में कमल और कमलिनी कहाँ से दिखाई देंगे, अर्थात उन पर किसी की दृष्टि नहीं जाएगी। तो देखिए, वही है धनी सो नीर ससी तरई हुई, कि धन्य है वो जल जिसमें
शशि तरई हुई, जिसमें चंद्रमा और तारे विद्यमान हैं। शशि से मतलब चंद्रमा से है, तरई से मतलब तारों से है, उई से मतलब उतर गए हैं या विद्यमान हैं। अब कित दीठ कमल ओ कोई, और अब कित मतलब किसकी, दीठ मतलब दृष्टि, कमल कमल और कोई मतलब कुमुदनी, कि अब कमल और कुमुदनी पर किसकी दृष्टि दिखाई देती है, या कमल और कुमुदनी अब कहाँ दिखाई देंगे। चकई बिछुरी पुकारे कहाँ मिले हो नाथ, एक चांद निसी सरग मह, दिन दूसरा जल माह। ऐसी स्थिति में मैंने आपको पहले बताया कि चकवा पक्षी को एक श्राप मिला हुआ है कि वो रात के समय बिछुड़ जाते हैं और दिन के समय है वो मिलते हैं, लेकिन क्योंकि वो चंद्रमा को चकवा पक्षी पूरी रात भर चंद्रमा को ही देखते रहते हैं कि चंद्रमा कब छुपे और कब दिन हो, ताकि मैं अपने प्रियतम से मिल सकूं या अपनी प्रिया से मिल सकूं। ऐसी स्थिति में चकई बिछुरी पुकारे कहाँ मिले हो नाथ, एक चांद निसी सरग मह, दिन दूसरा जल माह। ऐसी स्थिति में चकवी अपने प्रिय से बिछुड़ने पर पुकारने लगती है कि हे स्वामी, मैं आपसे कैसे मिल सकूं, कैसे मिल सकूं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक चंद्रमा दिखाई देगा तब तक चकवा और चकवी आपस में मिल नहीं सकते। तो अब चकवी के सामने परिस्थिति क्या आ गई है, एक चांद निसी सरग में है कि रात में तो आकाश में चंद्रमा रहता ही है, दिन दूसरा जल माह है, और पद्मिनी के रूप में दिन में यह दूसरा चंद्रमा जल में विद्यमान रहता है। तो इस तरह से चकवी है वो एक विपदा में पड़ जाती है कि अब हमारा मिलन कैसे होगा और कब होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं इन पद्यांशों में कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का के साथ साथ उनके स्नान का भी वर्णन किया है, और जायसी जी ने जो प्रकृति है उसका आलंबन रूप में चित्रण किया है। अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो इसमें मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, उपमा जैसे अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। साथ में ही जो सखियां हैं, सखियों को बसंत द्वारा संवारी गई बताया गया है, तो ये भी एक रोचक वर्णन है। अगली कक्षा में हम नागमती वियोग खंड, जो संसार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।